हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया से लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस। ठीक है ना, इसकी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस और अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू किया। सो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर देख सकते हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट बन चुकी है और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, ये तो हमें पता ही है, आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देंगे अगर न्यू होंगे, और लाइक तो आप करते ही करते हैं। तो क्वेश्चन आपका हो जाता है, बाल विकास में अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि भाई आप इसके बारे में पढ़ रहे हैं, बाल विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अधिगम का मतलब क्या होता है? अधिगम मतलब लर्निंग होता है, सीखना होता है। तो बाल विकास में अधिगम यानी बच्चा जो है वो सीख रहा है, कैसे उसको प्रभावित करने वाले कारक, तो ये तो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो ही जाता है ना। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं विषय सामग्री का प्रस्तुतिकरण। अब आपके पास कोई विषय सामग्री होगी तभी तो आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। बालकों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, आप ऐसे समझे जैसे आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है, तभी तो आप स्टडी अच्छे से करेंगे ना, क्लास कंटिन्यू अटेंड करेंगे ना, नोट्स बनाएंगे, तभी तो आप पढ़ेंगे। और अगर आपका शारीरिक या मानसिक ये आपका स्वास्थ्य नहीं है ना, तो क्या होगा कि आप अच्छे से नहीं डीपली पढ़ पाएंगे, आपका मन ही नहीं लगेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है। उसके बाद सीखने की इच्छा, अगर आप इच्छुक हैं, कोई चीज़ सीखने के लिए आप इच्छुक है, तभी आप सीखेंगे। आपको पता है हम क्लास अटेंड करेंगे नायरा मैडम की, फिर इसमें क्या होगा, हमको अच्छे नोट्स प्रोवाइड होंगे और इसमें क्या होगा कि हम अच्छा सा परफॉर्मेंस करेंगे एग्जाम में। तो आपकी जब इच्छा होगी कि हम नोट्स बनाएं, अच्छे से पढ़ें, तो ये इच्छा पे भी डिपेंड करता है। और कहते नहीं कि बिना इच्छा के तो आपको एक ग्लास कोई पानी भी नहीं पिला सकता, तो पढ़ाई तो बहुत दूर हो गई, है ना। फिर पुनर्बलन हो जाता है, समय व थकान। अब अगर आप थके हुए हैं तो आप स्टडी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, है ना, और आपको समय नहीं अच्छा मिल पा रहा है कि आपको सारे काम भी देखने हैं, सब कुछ देखना है, सारी जिम्मेदारी भी देखनी है, उसके बाद आपको स्टडी करना है, तो क्या आप कर पाएंगे? ऐसा नहीं, इसके लिए आपको टाइम चाहिए। और अगर आप थके हुए होंगे तो भी आप अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। घर वाले क्या कहेंगे कि पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन पढ़ने से नहीं होता है। ये होता है जब आप थके हुए नहीं होंगे, शारीरिक और मानसिक आप में थकान नहीं होगी, तब चीजें आपको डीपली समझ में आएंगी। ऐसे आप टाइम तो भले दे पाए थोड़ा सा, लेकिन आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया उद्देश्यों का स्पष्टीकरण, क्योंकि जिस टॉपिक पे आप पढ़े हैं उसका स्पष्टीकरण भी होना चाहिए। अभिप्रेरणा, सीखने का उचित वातावरण, अगर उचित वातावरण आपको मिल रहा है, मुहैया हो रहा है, तो आप अच्छे से सीख पाएंगे। अगर आपको वातावरण ही अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, मतलब आपके घर में कलह कलेश हो रहा है, बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा आप टेंशन में है, और आप समझे आप स्टडी भी कर लें, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि एक माहौल अच्छा मिलना चाहिए, तो ये चीज़ हो जाता है। फिर परीक्षण हो जाता है। अध्यापक की भूमिका, बिल्कुल अध्यापक की भूमिका है, क्योंकि किताबें तो हैं आपके पास, ठीक है, किताबें आपके पास बहुत मोटी मोटी होंगी, लेकिन क्या है, अब आपको ये नहीं पता हमें क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो हर शख्स किताबें पढ़ के और विद्वान बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि शिक्षक भी कुछ तो भूमिका निभाता है ना, उसको वो आपको गाइड करता है, आपको बताता है कि आपको ये चीज़ पढ़नी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होती है, आपको समझाता है, क्योंकि अभी हम आपको ये ना समझा रहे होते और ऐसे ही पॉइंट पॉइंट पढ़ते चले जाते कि यहाँ विषय सामग्री का प्रस्तुतिकरण, बालकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, सीखने की इच्छा, पुनर्बलन, समय व थकान, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण, ऐसे बोलते चले जाते और नेक्स्ट कर देते। तो क्या आपको ये सब समझ में आता? नहीं आता भाई, बुक में तो इतना ही लिखा है। तो जब हमें कोई समझाने वाला होगा, है ना, तो समझाने वाला कौन? तो शिक्षक।
तो शिक्षक की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद अधिगम हेतु प्रयुक्त विधियां, क्योंकि जो अधिगम यानी लर्निंग है यानी सीखना है, इसमें जो प्रयुक्त विधियां हैं वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो इस तरह से आप इसको बहुत अच्छे से डिटेल में आपने चीज़ों को समझा है और ये आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी आना ही आना होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन है बाल विकास की आवश्यकता और महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब क्या कह रहे हैं, बाल विकास की आवश्यकता क्यों होती है और इसके महत्व पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो आपका हो जाता है बाल मनोविज्ञान का अध्ययन न केवल छात्रों के लिए ही वरन अध्यापकों के लिए भी उपयोगी है। बिल्कुल उपयोगी है। बाल मनोविज्ञान के अभाव में कोई भी अध्यापक अपने कार्य को कुशलतापूर्वक संपादित नहीं कर सकता। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बाल मनोविज्ञान का ज्ञान ही अध्यापक की सफलता का रहस्य है। अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने तथा छात्रों के सीखने को सरल, सहज व रुचिकर बनाने के लिए अध्यापक को मनोविज्ञान के सिद्धांतों को उपयोग करना अनिवार्य होता है। इस संदर्भ में एलिस क्रो के विचारों को उद्धृत किया जा सकता है। शिक्षकों को अपने शिक्षण में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए जो सफल शिक्षण और फलोत्पादक अधिगम के लिए अनिवार्य है। अब देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा, इसमें क्या आपने समझा, यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बाल विकास की आवश्यकता क्यों होती है, इसका महत्व क्या है, तो आपने इसको अच्छे से समझा है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन है बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उसका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है। स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल होता है, क्योंकि शरीर और मन दोनों में। तो समझ लेते हैं, बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उसका संबंध शारीरिक और मन दोनों से होता है, क्योंकि विकास एक सीधी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में चलती रहती है। यहाँ पे समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं, बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उसका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है। अब क्या है, बालक यानी पहले बच्चा क्या है, शिशुअवस्था में आया। पहले भाई उसने वो भ्रूण अवस्था में था, फिर उसने जन्म लिया, फिर वो शिशुअवस्था में आया। ठीक है, वहाँ पे उसने हर एक चीज़ सीखी, खाना पीना, है ना। फिर अपनी माता के संपर्क में सबसे ज़्यादा बच्चा होता है, तो अपनी माँ से उसने सीखा। माता क्या हो जाती है, प्रथम शिक्षिका हो जाती हैं, और परिवार क्या हो जाता है, प्रथम विद्यालय हो जाता है ना। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो बच्चा होता है तो उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, कि जो शिशुअवस्था में है तो बच्चा कुछ और है, बाल अवस्था में है तो बच्चा कुछ और है, फिर आया किशोर अवस्था, उसमें बच्चा कुछ और है। अब इसमें क्या है, इसके शरीर में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाल विकास में कोई परिवर्तन नहीं होते भाई, कद बढ़ता है, माइंड में चीज़ें आती हैं, हर एक चीज़ बढ़ती है। अब जब किशोर अवस्था में आया तो क्या हुआ, ऐसे परिवर्तन हुए जो बच्चा समझ नहीं पा रहा है। उसके मन में भी बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहती है ना। और क्या है, जो परिवर्तन होता है, जो प्रक्रिया है विकास की, वो कैसे चलती है भाई, जीवन पर्यंत चलती है। ऐसा नहीं है कि एक जो अवस्था है वो आई, फिर थोड़ी ठहरी, फिर ऐसा नहीं है। परिवर्तन, जो विकास होता है, जो प्रक्रिया होती है, वो जीवन पर्यंत और लगातार चलती रहती है, ठहरती नहीं है। बस ये होता है कि एक अवस्था आते आते जब दूसरी अवस्था आने वाली होती है तो क्या उसके सिम्टम्स मिल जाते हैं। जैसे शिशु अवस्था में है बच्चा, बाल अवस्था में आने वाला है तो उसके सिम्टम्स दिखे, फिर बाल अवस्था में बच्चा है तो किशोर अवस्था के उसको सिम्टम्स दिखे। कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं कि उसकी एज आने से पहले ही चीज़ें, कि हाँ अब बच्चा किशोर अवस्था में आने वाला है। यही तो होता है ना। प्राणी के विकास में शारीरिक मानसिक क्षमताओं के स्वरूप में जो क्रमगत परिवर्तन होते हैं उन्हीं को विकास कहते हैं। बिल्कुल, जो क्रमगत परिवर्तन होते हैं भाई, क्रमागत चलते हैं लेकिन निरंतर चलते हैं, और उसी को क्या कहते हैं, उसी को विकास कहते हैं। शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। बिल्कुल होता है भाई, बच्चा छोटा है, अभी उसको नैतिकता नहीं आ रही है, उसको समाज में क्या हो रहा है ये नहीं पता होता है, तो शरीर तो बढ़ ही रहा है, प्लस उसका क्या होता है, उसका मानसिक विकास भी बढ़ता है। फिर बच्चा क्या होता है, धीरे धीरे नैतिकता सीख जाता है, फिर समाजीकरण सीख जाता है, समाज में हमें कैसे रहना है, हमें कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे दूसरों के सामने पेश होना है, दूसरों के सामने हमें अपने आप को कैसे पेश करना है। सभी चीज़ें क्या हो जाती हैं, बच्चा सीखने लगता है और सीख भी जाता है।
है ना। मानसिक विकास का आशय ज्ञान भंडार में वृद्धि से है, बिल्कुल, क्योंकि मानसिकता जो कहते नहीं है कि बच्चा क्या होता है, कुछ बच्चों को आपने देखा होगा, आप किसी के घर गए, मान लीजिए एज ए गेस्ट, और बच्चे ने आपसे इतना अच्छा मतलब बिहेव किया, जैसे ही आप गए आपसे सलाम नमस्ते किया, आपसे बहुत अच्छे से पेश आया, पानी के लिए पूछा, वो सब क्या है, वो उसका जो ज्ञान है, जो उसको परवरिश मिल रही है, वो चीज़ हो जाती है ना। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए हो जाता है मानसिक विकास का आशय ज्ञान भंडार में वृद्धि से। मानसिक विकास की प्रक्रिया आजीवन चलती है और मानसिक विकास का अर्थ मानसिक शक्तियों का उदय होना तथा व्यक्तियों में उस क्षमता का विकास होना है जिससे वह परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को समायोजित कर सके। यानी अब बच्चा क्या कर रहा है, उसका जो उसमें जो विकास हुआ है, अब वो अपनी हर एक परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेता है। जैसा अगर उसको बहुत ज़्यादा आराम मिलती है, बहुत ज़्यादा उसको आराम का मतलब ये होता है आर्थिक स्थिति में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसके घर के हालात अच्छे होते हैं, तो क्या होता है बच्चा उसमें ढल जाता है। अगर बच्चा किसी तरह से ऐसा होता है कि भाई सभी लोग अमीर भी नहीं है, सभी लोग गरीब भी नहीं है, अगर बच्चे को इस तरह का माहौल मिलता है तो वो उसमें ढल जाता है। गरीबी में रहना होता है तो बच्चा उसमें ढल जाता है। यानी अपने आप को वो क्या होता है, जैसी परिस्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग वो ढालना सीख जाता है। एक वक्त ऐसा आता है तो यहाँ पे क्या है कि जिससे वो परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को समायोजित कर लेता है। फिर वो क्या कहता है कि जैसा हमको क्या मिला है, जैसा हमको परिस्थितियों के अनुकूल, यानी परिस्थितियां हैं हम उसके अनुकूल ढल गए, यही तो होता है ना। फिर मानसिक विकास के अंतर्गत समझने की शक्ति, स्मरण करने की शक्ति, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, विचार, तर्क, समस्या समाधान करने की शक्ति आदि सम्मिलित हैं। मानसिक विकास शक्ति में होने वाली सूझबूझ है जिसके परिणाम स्वरूप उसके व्यवहार में परिमार्जन होता है। बिल्कुल, आपने देखा होगा बच्चा जब होता है वो कितना जिद्दी होता है, कितना मतलब ऐसा लगता है उसको हर एक चीज़ मिल जाए, जो वो चाहे वो मिल जाए। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि बच्चा खुद अपने आप में ये चीज़ कर लेता है कि हमारी किस्मत में ऐसा नहीं है। किस्मत तो छोड़ो, उसका माइंड ही कहने लगता है, किस्मत तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे बात करें, किस्मत वाली बात नहीं करें, ठीक है। फिर बच्चा क्या समझता है कि हमारी जितनी चादर है हमें उतना पैर फैलाना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है कि हमारी जैसी स्थिति है, जैसे मान लीजिए आज का तो दौर ऐसा है कि फ्रेंड भी बनाना होता है तो इक्वल होता है, लेकिन बच्चा पहले नहीं समझता, पहले समझता है हम भी इंसान है, सामने वाला भी बंदा इंसान है। लेकिन धीरे धीरे उसमें क्या आता है, उसमें आता है परिवर्तन, यानी चेंजेस आते हैं। और जब चेंजेस आते हैं तब वो समझने लगता है कि नहीं, हमारी स्थिति कुछ और है और सामने वाले बंदे की स्थिति कुछ और है। हमें क्या करना है, हमें अपने अकॉर्डिंग, जो हमारी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग ही बंदे से दोस्ती करनी है, वरना जो हमसे उच्च क्वालिटी का है, ऊंची क्वालिटी का है, वो हमको कुछ भी नहीं समझेगा। तो बच्चा ये सब चीज़ें समझने लगता है, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब है मानसिक विकास शक्ति में होने वाली सूझबूझ। अब देखिए उसमें क्या है, सूझबूझ आ गई है। और कुछ चीज़ों के लिए बच्चा पहले छोटा होता है, वो जिद करता है, लेकिन एक वक्त आता है उसकी जिद खत्म हो जाती है और वो इतना मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है कि वो जिद करना छोड़ देता है ना। तो ये चीज़ें हो गई। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। उसके बाद है आपका शारीरिक विकास का अध्ययन क्यों ज़रूरी है, 2 कारण बताएं। तो प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति के विकास को निम्नलिखित पक्षों में विभाजित किया जा सकता है: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट, और शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट है ना, मानसिक यानी मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है, सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट, भाषा विकास यानी भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, और सृजनात्मक क्षमता का विकास यानी क्रिएटिव डेवलपमेंट। यानी यहाँ पे आप समझ लीजिए इसको डिटेल में थोड़ा सा। क्या कह रहे हैं, शारीरिक विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है, 2 कारण बताएं। आपको 2 कारण बताने हैं। यानी प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति के विकास को निम्नलिखित पक्षों में विभाजित किया जा सकता है। शारीरिक विकास यानी बच्चे का प्रत्येक अवस्था में शारीरिक विकास होता है, हर स्टेज में, यानी कि वही चीज़ की परिवर्तन निरंतर होता है, लेकिन हर स्टेज अलग अलग होती हैं। और विकास देखिए जन्म से लगा के मृत्यु तक, या आप कह लें कि गर्भावस्था से कब्र तक की है ना।
मानसिक विकास, उसका जो मानसिक विकास है वही चीज़ की अभी हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि पहले बच्चा कैसा होता है, बच्चे में ये सब चीज़ें नहीं होती, उसके बाद जब उसमें तर्क शक्ति भी आ जाती है, वो बड़ा होता है, वो मैच्योर होता है, वो अपने आसपास का वातावरण देखता है, अपनी परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाल लेता है। तो यही सब चीज़ें क्या होती हैं, मानसिकता, मानसिक उसका जो होता है ना मानसिक विकास, वो डेवलप हो रहा है। और जब डेवलप हो रहा है तो बच्चा क्या है, बच्चा चीज़ों को समझ रहा है, ठीक है। संवेगात्मक यानी इमोशनल, यानी अब बच्चा क्या है, अब ये भी चीज़ों को समझ रहा है किस तरह से हमें क्या करना है, किस तरह से हमें ज़िंदगी जीनी है ना। उसके बाद आपका हो जाता है सामाजिक विकास। बच्चा क्या होता है, समाज में रहना सीख जाता है, सभी के साथ संपर्क में रहता है। और क्या कहते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जब सामाजिक प्राणी है तो समाज में रहना तो ज़रूरी होता है, सभी के संपर्क में रहना ज़रूरी होता है, सभी से अच्छे से रिएक्ट करना ज़रूरी होता है। कहते हैं कि दुनिया गोल होती है, ये चीज़ बच्चा समझ जाता है क्योंकि सभी से सभी कनेक्टेड है। जैसे कहते नहीं कि एक ये सर्कल है तो एक दूसरे से सभी कनेक्टेड है। अगर एक दूसरा, कहते नहीं किसी के पास बहुत खजाना होता है, किसी के पास कुछ भी नहीं। मान लीजिए यहाँ पे जिसके पास बहुत ज़्यादा, वो बहुत उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, और यहाँ पे एक बंदा है जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन इसकी ज़रूरत भी इससे पड़ जाती है। इसको क्या कहते हैं, सामाजिकरण ही कहते हैं। क्योंकि समाज में रहना है तो सभी को साथ में लेके चलना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सभी से, हर एक व्यक्ति से हमें ज़रूरत पड़ सकती है, और एक ज़रूरत भी, और वैसे भी हमें अच्छा बिहेव करना चाहिए, अच्छे से सभी के सामने पेश आना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, बच्चा ये सब चीज़ें सीखता है। फिर भाषा विकास होता है। भाषा विकास, जैसे बच्चा स्कूल में गया, पहले अपने घर की लैंग्वेज सीखी, मातृभाषा सीखी, बच्चा संपर्क में आया, अपनी मम्मी के, माता के संपर्क में आया, फिर पिता के संपर्क में आया, फिर और परिवार के जो बड़े हैं उनके संपर्क में आया। फिर क्या हुआ, एक वक्त आया जो बच्चा अब घर से निकलकर बाहर गया, परिवार से निकला, अब पड़ोसियों के संपर्क में रहा, पड़ोसियों से कुछ सीखा। फिर उसके बाद जब गया विद्यालय, तो वहाँ पे भी बच्चे ने क्या किया, भाषा विकास। क्योंकि भाषा विकास, अब बच्चे ऐसे तो नहीं है विद्यालय में एक ही भाषा के बच्चे आते हैं, हर क्षेत्र के हर जगह के बच्चे आते हैं, तो बच्चों में भाषा विकास होता है। जैसे आपका बच्चा, आपने देखा कि बच्चा कुछ बोल रहा है, अब आपने ये सोचा ये चीज़ तो हमने बच्चे को सिखाई नहीं, हमारे घर में ये लैंग्वेज बोली नहीं जाती है, बच्चे ने कहाँ से सीखी? यानी वो विद्यालय गया, वहाँ उसने समाजीकरण किया, यानी बच्चों के संपर्क में आया और बच्चों से उसने सीखा। क्योंकि आपका बच्चा किसी और बच्चे से सीख के आता है और कोई और बच्चा आपके बच्चे से सीख के जाता है ना। तो ये क्या होता है, भाषा विकास। अब सृजनात्मक क्षमता का विकास, यानी बच्चा क्रिएटिव हो रहा है। सबसे अच्छा ये चीज होती है कि बच्चा क्रिएटिव है, बच्चा अपने आप से करके सीख रहा है। तो क्रिएटिव डेवलपमेंट जो होता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे शिक्षक है या माता पिता घर में है, अब बच्चे के ऊपर कोई चीज थोप रहे हैं, नहीं, बच्चे को करने दे, उसको सीखने दे। क्योंकि क्या होता है, जिंदगी बच्चे को अकेले जीनी होती है। एक वक्त आता है, अभी तो बच्चा छोटा है तो बच्चा क्या कर रहा है, आपके संपर्क में है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है बच्चे को सिर्फ अपने को ही ये करना होता है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको ही फेस करनी होती है। और जब फेस करनी होती है तो आप उसको उसके काबिल बनाएं। अभी आप सिखाएंगे नहीं, उसको इस तरह का प्रशिक्षण नहीं देंगे या उस पर हर एक चीज आप थोपते रहेंगे तो क्या होगा। तो बच्चा क्या है, क्रिएटिव। अब विद्यालय में भी है, अध्यापक क्या है, अध्यापक ने क्वेश्चन दिया और उसका आंसर भी लिख दिया, बात खत्म हो गई, यहीं से मामला खत्म हो गया। नहीं, क्या करना चाहिए, अध्यापक को चाहिए कि जैसे मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है, पहले तो बच्चे को सिखाया जाता है, खेल खेल में सिखाया जाता है, फिर बच्चे से कहा जाता है, अब क्रिएटिव की बात यहाँ पे हो रही है, बच्चा सृजनात्मक है, बच्चा करके सीख रहा है। एक स्टेप आपने बताया, दूसरा स्टेप बच्चे ने खुद किया, तीसरा स्टेप में फंस रहा है, आप बताएं, फिर वो आंसर लाएगा। यानी बच्चा करके सीख रहा है, प्रैक्टिकल आप करवाते हैं। बच्चे को आपने कोई ऐसी चीज दे दी कि बच्चे से आपने कहा कि हमने एक टॉपिक दिया और अपने आप से आप करके लाओ। अब बच्चा खुद समझ रहा है हमें किस तरह से बनाना है, उसको डिजाइन कैसे देनी है, उसमें कलर क्या करने हैं, हमको किस चीज पे ये चीज बनानी है जो हमारा सबसे अच्छा हो, उसके मन में चीजें आ रही है। यानी बच्चा क्या है, क्रिएटिव है ना। तो यहाँ पे ये सारी आपकी जो हेडिंग्स थी, इन पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं, कल्पना, चिंतन, तर्क विकास
और विकास के इन पक्षों का शैक्षिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है, बिल्कुल महत्व है, क्योंकि बाल विकास की प्रक्रिया में इनका परस्पर घनिष्ठ संबंध है। प्रत्येक अवस्था में विकास के पक्षों पर विचार करने से ये ज्ञात हो जाता है कि विभिन्न अवस्थाओं में किस पक्ष का विकास कितनी मात्रा में है, किस प्रकार की किस दिशा में होता है। अतः इन पक्षों के अंतर्गत अध्ययन करने वाली मुख्य बातों पर विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। इन बातों का वर्णन निम्नांकित है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं शारीरिक विकास। मनुष्य शारीरिक प्राणी है। जन्म के समय वो शारीरिक व मानसिक दोनों रूप से अविकसित होता है। आयु बढ़ने के साथ साथ उसका शारीरिक व मानसिक विकास होता जाता है। शारीरिक विकास तब तक होता रहता है जब तक कि शरीर वयस्क नहीं हो जाता। सोरेनसन के अनुसार नवजात शिशु को शरीर तब तक अभिवृद्धि तथा विकास करता है जब तक यह एक वयस्क शरीर नहीं हो जाता है। आपने देखा होगा, बच्चा है, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर किशोर अवस्था में आया, फिर उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, शारीरिक चेंजेस, और फिर उसके बाद वो चेंजेस होने ठहर जाते हैं। लेकिन जब वयस्क शरीर हो, जब तक वो क्या होता है, वयस्क नहीं हो जाता है ना, तो ये हो जाता है। शिशुअवस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, अब शिशुअवस्था में देख लेते हैं। तो शिशुअवस्था में शिक्षा का स्वरूप, एक बालोद्यान, दूसरा मॉन्टेसरी। बालोद्यान में बच्चों को कुछ खिलौने या क्रीड़ा उपकरणों जिन्हें फ्रोबेल ने उपहार कहा है, देखिए इंपॉर्टेंट है, उपहार किन्होंने कहा है, तो फ्रोबेल ने कहा है, तथा शिशु गीतों और नर्सरी सॉन्ग्स द्वारा सामूहिक शिक्षा दी जाती है। बच्चे शिक्षा को खेल समझकर बड़ी रुचि से करते हैं और विद्यालय उनके लिए आकृष्ट का केंद्र बन जाते हैं। बालोद्यान का स्थान धीरे धीरे मॉन्टेसरी पद्धति ले रही है। मॉन्टेसरी का मूल आधार है ज्ञानेंद्रियों का साधन या विकास तथा शिशु की स्वतंत्रता है, और मॉन्टेसरी विद्यालयों में इंद्रिय साधना के साथ साथ व्यवहारिक जीवन की उपयोगी शिक्षा दी जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो शिशु अवस्था में शिक्षा दी जाती है, तो बच्चों को ऐसा नहीं है कि बच्चों पे बोझ लाद दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चों को क्या है, खेल खेल में शिक्षा देनी है। बच्चों को जैसे एक क्या समझना है, फूल समझना है, और शिक्षक क्या है, एक माली है। तो जो माली है वो फूल को परवरिश कर रहा है, फूल की देखभाल कर रहा है, उसको कब क्या चाहिए ये सब, भाई जो माली होता है यही तो देखता है कि पौधे को क्या चाहिए, इसमें जो फूल खिले हुए हैं, कब इसमें मिट्टी चाहिए, कब इसमें खाद चाहिए, कब इसमें पानी चाहिए, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। और नर्सरी सॉन्ग यानी कि क्या है, बच्चों को गीतों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से बच्चों को शिक्षित करना चाहिए, जिसमें बच्चों को शिक्षा बोझिल ना लगे। उनको ऐसा लगे कि हमको तो भाई हमारी जो मैडम जी हैं, हमारे सर जी हैं, बहुत अच्छे हैं, हमको क्या कर रहे हैं, हम तो जाते हैं वहाँ, हमको तो खेल खिलवाते हैं, और मम्मी तो ऐसा नहीं करती है, घर में मम्मी अपने किचन में बिजी रहती हैं, और हम भाई जब विद्यालय जाते हैं या एक जगह ऐसी है, बच्चा भले ना समझ रहा हो कि हम कहाँ जाते हैं, मम्मी छोड़ के आती हैं, तो हम भाई वहाँ जाते हैं, हमको अच्छे अच्छे दोस्त भी मिलते हैं, प्लस हमको गीत गवाए जाते हैं, प्लस हमको क्या करवाया जाता है, खेल खिलवाए जाते हैं। बच्चा क्या है, उत्साहित है, बच्चा जाने के लिए तैयार है। सुबह उठा मॉर्निंग में, भाई हमें जाना है, अपने दोस्तों से मिलने जाना है। अभी छोटा है मगर समझ रहा है ये चीज़। तो क्या है, बच्चों पे जो पढ़ाई का बोझ होता है वो नहीं डालना चाहिए, बच्चे को खेल खेल में शिक्षा देनी चाहिए। और ये शिशुअवस्था की जो स्टेज हो जाती है, इसमें क्या है, तो इसमें खिलौनों से, क्रीड़ा उपकरणों से, वही खिलौने ही सब हो गए हैं ना, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, बाल्यावस्था में मानसिक विकास की 2 विशेषताएं लिखिए। मानसिक विकास, तो छठे वर्ष में मानसिक विकास और 7वें वर्ष में भी मानसिक विकास। अब बाल्यावस्था तो आप जानते ही हैं कि कब से कब तक है, तो 6 से 12 वर्ष, कहीं कहीं पे आपको देखने को मिल जाएगी 5 से 12 वर्ष, है ना। तो क्या है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बाल्यावस्था में मानसिक विकास की सिर्फ 2 विशेषताएं लिखनी है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी। तो छठे वर्ष में मानसिक विकास, यानी बालक आसान प्रश्नों के उत्तर दे सकता है, बिना रुके 15 से 20 तक गिनती सुना देता है, और अखबार पत्रिका में बने चित्रों के नाम बता सकता है। यानी अब बच्चा क्या है, बालक है, बाल्यावस्था में चल रहा है, यानी वो 15 से 20 तक क्या करता है, गिनती सुना देता है आराम से, और अखबार में जो जैसे चित्र वगैरह बने होते हैं उनका नाम वो बता लेता है। अब 7वें वर्ष में जब बच्चा है तो क्या कर रहा है, छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन कर सकता है कि देखो मम्मी ऐसा हुआ, मम्मा पापा ऐसा हुआ, पापा हम बाहर गए थे तो ये चीज़ हुई थी, इस तरह से। और तमाम वस्तुओं में समानता एवं अंतर बता सकता है, यानी क्या है कि इस चीज़ की मैचिंग इससे हो रही है, या इस चीज़ में ये चीज़ जो है, मतलब फर्स्ट जो चीज़ है उस सेकेंड चीज़ में वो चीज़ नहीं है, यानी वो अंतर भी बता रहा है। और जटिल वाक्यों का प्रयोग कर सकता है।
ठीक है, तो ये भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। हालांकि जितनी भी ये पॉइंट्स है सभी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बाल विकास है तो बालक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जितनी स्टेज है वो भी जानना ज़रूरी है। और जो आपके कहते नहीं है कि परिभाषाएं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हालांकि परिभाषा हम अलग से भी आपको करवाएंगे, जो इम्पॉर्टेंट होंगी वो भी हम आपको साथ में लेकर चलेंगे, इससे रिलेटेड नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका हो जाता है बाल अवस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है। अब संवेगात्मक विकास क्या होता है, तो संवेगिक विकास की दृष्टि में बाल अवस्था विकास की एक अनोखी अवस्था है। बाल अवस्था में संवेगों की अभिवृत्ति में सामाजिकता का भाव आने लगता है। बालक संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण करने लगता है। संवेगों की उग्रता कम होने लगती है। क्रो एवं क्रो के अनुसार बाल अवस्था के संपूर्ण काल में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। हरलॉक के अनुसार बाल अवस्था के सामान्य संवेगात्मक प्रतिरूप है भय, चिंता, व्याकुलता, कुंठा, ईर्ष्या, जिज्ञासा, स्नेह, प्रफुल्लता, ये सभी हो जाते हैं। क्वेश्चन है बालक के विकास में संचार माध्यम से 2 लाभ लिखे। संचार माध्यम मतलब क्या होता है, जैसे क्या होता है पहले इसको देख लेते हैं, किताबी भाषा फिर अपनी भाषा में इसको समझते हैं, ठीक है। ईमेल के माध्यम से एक संदेश को हजारों लोगों या अन्य व्यक्तियों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। बालक के विकास में बालक की जानकारी तुरंत अभिभावकों तक पहुंचाई जा सकती है। संचार माध्यम जैसे टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल आदि से सीखा गया ज्ञान स्थायी होता है। समय की बचत होती है। अधिक से अधिक जानकारी आसानी से प्राप्त हो सकती है। अब यहाँ पे समझिए, देखिए आपका क्या हो जाता है, जैसे संचार माध्यम, तो इसमें क्या होता है, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, ऐसा होता है। तो इसमें जो संचार माध्यम है यानी श्रव्य दृश्य सामग्री, तो ऐसा नहीं है कि श्रव्य यानी सुनने वाली, जैसा रेडियो है। अब बच्चों को आपने क्या किया, रेडियो के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी, तो वो तो समझ रहे हैं कि इसमें कहानी चल रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, शिक्षित बच्चों को कर रहे हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री यानी सुनाई भी दे रही है, दिखाई भी दे रही है, यानी जैसे मोबाइल पे हो गया, टीवी पे हो गया, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, देख भी पा रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं और उसमें सुनाई भी दे रहा है। अब शिक्षाप्रद आपने कहानियां डाल दी, गीत डाल दिए, कविताएं डाल दी और आप बच्चों को सिखा रहे हैं। अब बच्चे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, यानी बच्चे क्या मछली भी देख रहे हैं और उसमें वो चीज भी सुन रहे हैं, वो चीज समझ रहे हैं। झगड़ालू लड़का आपने डाल दिया कि एक बच्चा है वो झगड़ालू है, लेकिन एक बड़ा शांत लड़का है, तो जो शांत लड़का है उसकी सब बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन झगड़ालू लड़के को सब बहुत खराब कर रहे हैं। अब बच्चा समझ रहा हम भी नहीं झगड़ा करेंगे, हम शांत वाले जो शांत बच्चा था वैसे बनेंगे, है ना। तो ये सब चीजें क्या है, बच्चे को समझानी आपको नहीं पड़नी, आपने संचार के माध्यम से, यानी आपने श्रव्य दृश्य सामग्री से, दृश्य सामग्री से, श्रव्य सामग्री से आपने बच्चों को सिखाया और बच्चे क्या वही करते हैं। अभी देखो बच्चे क्या, आपका जो ये प्रोग्राम आते हैं, जैसे छोटा भीम हो गया, मोटू पतलू हो गया, उसमें देखिए कितनी शिक्षाप्रद कहानियां होती हैं, सब ये जो है कैरेक्टर वो मदद करते हैं एक दूसरे की, तो वो बच्चे क्या कहते हैं, मैं भी ऐसे ही मदद करूंगा, मैं भी बॉडी बिल्डर बनूंगा, मैं भी दुश्मन को ऐसा करूंगा, मैं भी वैसा करूंगा। यानी क्या है, बच्चे सब कुछ सीख रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि जब से, वैसे देखिए मोबाइल बहुत अच्छी चीज है और ये सभी चीजें, कुछ लोग इसको बहुत क्या कहते हैं कि नहीं वो चीज, हालांकि ज्यादा हम लोग लेंदी पहुंच जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोग को इसको समझें। तो क्या होता है, आपने ये भी चीज देखी होगी कि चेंजेस कितने आए, जो बच्चे, हम बच्चों को सिखा भी नहीं रहे वो भी चीज सीख रहे हैं, लेकिन उस पर थोड़ी सी नजर रखनी होती है ना। तो चलिए खैर, ये तो बात वहां पे हो गई। हम यहाँ पे थे कि टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल आदि से सीखा ज्ञान जो स्थायी होता है। अब बच्चों ने क्या किया, जो चीजों को सीखा है वो स्थायी है, उनके माइंड में वो चीज छप गई है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे, वो चीजें उनकी याद रहती हैं कि मम्मी या पापा या घर में और भी जो गार्जियंस होते हैं कि ऐसी चीज, ऐसा भीम कह रहा था या ऐसा मोटू पतलू कह रहा था, ऐसे करके कि हमें सभी लोगों की मदद करनी चाहिए, हमें ऐसे। तो बच्चा क्या कर रहा है, ज्ञान ले रहा है। तो ये क्या है, स्थायी है। समय की बचत होती है, बिल्कुल इसमें समय की बचत होती है, क्योंकि बच्चों को वो प्रणाली जो पहले थी कि मार मार के बच्चों को, हालांकि ऐसे नहीं, हम लोगों ने भी उसी प्रणाली में पढ़ाया और रिजल्ट तो आज आप लोगों के सामने है, लेकिन वो भी प्रणाली बहुत अच्छी थी। लेकिन आज क्या है, बच्चों को मारना पीटना नहीं है, बच्चों को क्या करना है, शिक्षा देना है, खेल खेल में शिक्षा देना है।
तो इसमें समय की भी बचत होती है और अधिक से अधिक जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल जो चीज़ हम लोग समझ भी नहीं पाते वो बच्चे सीख लेते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो जाती है। आप अपने तरीके से इसको लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये माध्यम लिखे हुए हैं, 2 ही पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप लोग अपने तरीके से लिख सकते हैं। अब इसमें आपका क्वेश्चन है, चिंतन क्या है? चिंतन यानी चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। बिल्कुल, जब आप में ज्ञान होगा तभी आप चिंतन कर पाएंगे, इसको अच्छा बुरा समझ पाएंगे। और क्या है कि चिंता भाई जरूरी होती है, क्योंकि आप देखिए बहुत ज्यादा चिंता तो नहीं जरूरी होती। कहते नहीं चिंता जो है वो चिता अच्छी होती है, लेकिन चिंता नहीं जरूरी होती, मतलब अच्छी होती। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि चिता क्या करती है, एक ही बार जला देती है, लेकिन चिंता इंसान को पल पल जलाती है। वो वाली चिंता नहीं। चिंता देखिए बहुत ज्यादा करेंगे तो काम आपके बिगड़ेंगे, और इतनी चिंता करेंगे कि हमारा ये काम कैसे होगा। जैसे मान लीजिए आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो अगर आप इतनी चिंता नहीं करेंगे कि एग्जाम आने वाले हैं और अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हमारे 8 सब्जेक्ट हैं और हमको पढ़ना है, वो चिंता ऐसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। और एक चिंता ऐसी होती है जो नेगेटिव होती है कि अब हम क्या करेंगे, अब हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, 8 सब्जेक्ट है, हम कैसे पढ़ेंगे, मैथ तो बहुत टफ सब्जेक्ट है, बाल विकास तो हमारी समझ ही में नहीं आता। अरे नायरा मैडम कर क्या रहे हैं, नायरा मैडम तो आपको समझा रही है ना, तो आप समझे ना। तो वो वाली चिंता क्या हो जाती है, वो वाली चिंता आपकी गलत हो जाती है। तो यहाँ पे चिंता की एक परिभाषा आपको लिखनी थी। तो रॉस के अनुसार यानी चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। अधिगम से क्या तात्पर्य? अधिगम का मतलब क्या होता है? अधिगम का मतलब अगर आप जानते हैं तो आप आराम से परिभाषा लिख सकते हैं। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, या मतलब होता है सीखना, है ना। तो क्या है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। बिल्कुल विकास की प्रक्रिया है। आप सीखने से ही तो विकास कर पाएंगे ना। जब आप सीखेंगे ही नहीं तो विकास कर क्या पाएंगे? क्योंकि हमें किसी भी क्षेत्र में जाना होता है, उसके बारे में हमें जानना होता है। विकास करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो सीखना होता है ना। तो सिंपल सी बात है, सीखना क्या है? सीखना विकास की प्रक्रिया है, बस सिंपल सा बुड़वद के शब्दों में। तो इस तरह से आप लोग याद कीजिएगा। बाल विकास में अधिगम की सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि बताएं। क्या कह रहे हैं? बाल विकास में अधिगम की सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि बताएं। तो सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी विधि, इस विधि में छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। अब विचार गोष्ठी आप कर रहे हैं, सम्मेलन करा रहे हैं, उसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। और जब वार्तालाप कर रहे हैं तो क्या होता है कि आप जो बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो आप सुन रहे हैं, यानी आदान प्रदान हो रहा है, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, इसमें ज्ञान में वृद्धि होती है। जो हमको आता है वो आपने सीखा, और जो आपको आता है वो हमने सीखा। यानी क्या हुआ कि ज्ञान की क्या हुई, वृद्धि हुई। जो चीजें हमें नहीं आ रही थी वो हमने सीखा है, यानी हमारे में वृद्धि हुई है। तो इस तरह से हो जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, मुझे लग रहा है ये लास्ट ही क्वेश्चन है, आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है, देखिए आपको कुछ याद आ रहा होगा कि किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। फिर उसके सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है और कुत्ता लार स्ट्रॉ करता है। यह प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने के बिना भोजन दिए ही कुत्ते द्वारा लार स्ट्रॉ करना किसके और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो आपको पता है आईपी पावलोव का संबंध है प्रतिक्रिया का सिद्धांत या संबंध सहज क्रिया का सिद्धांत। इन्होंने किस पर किया? तो पावलोव यानी थॉर्नडाइक की बिल्ली और पावलोव का कुत्ता, है ना, और कोहलर का। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। और फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। क्योंकि हमारा क्या रहता है मामला, हम तो आप लोगों को यही है कि अच्छे से चीज़ें समझ में आए। तो कोशिश पूरी करते हैं कि आप लोगों को सरल भाषा में चीज़ें बताई जाएँ। जो बुक में लिखा है, देखिए बुक में लिखा है, सीरीज में लिखा है, वो तो आप खुद से ही पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारा मेन मकसद ये रहता है कि आपको चीजें सरल भाषा में समझाई जाए, जो आपके आसपास जो चीजें हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग। तो क्या होता है, चीजें अच्छे से समझ में आती हैं। तो आई होप आप लोगों को चीजें सभी अच्छे से समझ में आई होंगी। और फ्रेंड्स आपसे ये तो कहना ही नहीं पड़ेगा कि अगर आप नए हैं चैनल पर तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक भी जरूर करेंगे, हमें विश्वास है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।